हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर क्यू 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हिंदी प्रवक्ता की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लगातार क्लासेस देखते रहें प्लेलिस्ट से। और साथ ही आज हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों, ये 94 रहेगी। और इस क्लास में भी हमारा कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमने इससे पहले वाले क्लास में 51 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कराए थे। और आज की क्लास में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, पहली बात तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और लगातार हर क्लास जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसलिए जो है बिना स्किप के पूरे क्लासों को जरूर वॉच करते रहें और साथ ही लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक लगातार मिलने वाली हैं। और साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2 की जो तैयारी है वो मैम के द्वारा लगातार कराई जा रही है। आप प्ले लिस्ट में उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव या ईसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी दोस्तों, ये आपने देखा होगा कॉमन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें हिंदी जो है कुछ ही क्वेश्चनों की पूछी जाती है। तो उसमें भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ईसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? यह है ईसा अल्लाह खां की। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू से के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बाबू तोताराम या केशवराम भट्ट या अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं दोस्तों, कौन है? वो है आपके बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की ये रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया एक रचना है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन है मलुक दास या बिहारी लाल या दादू दयाल या केशव दास। तो रसिक प्रिया जो रचना है दोस्तों, किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों केशव दास की। और आप अपने आंसर को जरूर टिक कर लें, पहले समझ लें और उसके आधार पर जो है आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आप को चेक करें। और प्रतिदिन जो टेस्ट हो रहा है दोस्तों, इसमें आप कम से कम अपने आप को चेक करें कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अन्य टाइम के अध्ययन के आधार पर आपको ज़रूर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। अगर आप इसमें 50 में से 40 तक स्कोर कर पाते हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ अपने आप को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो रसिक प्रिया है, इसके रचयिता कौन है? केशव दास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुटज। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज एक रचना है दोस्तों, ये इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्या निवास मिश्र। तो कुटज के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कुटज जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी होगा, इसको आप जरूर नोट कर लें दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंसू। आंसू जो काव्य है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो जो आंसू जो काव्य है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद। बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है आंसू। और ये काव्य रचना के तौर पे है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये किसकी रचना है? ये इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम। तो ये चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है रहीम की। किसकी रचना है? रहीम की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत भरत झुकी झुकी परत, देही चितवत चितवत एक बार। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आलम, रसलीन, बिहारी या
मतीराम। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है ये बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वह है रसलीन। कौन है? रसलीन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ठीक है, तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है रसखान, तुलसी, बिहारी या कबीरदास। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं आपके तुलसीदास। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त है या है नसों में, शूद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वीर रस से प्रभाव युक्त ये रचना है। तो यहाँ पर जो है रक्त है या है नसों में, शूद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। तो यहाँ पर जो है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? एक बार और रिवाइज करते हैं दोस्तों। दिव दिवसावसान सा समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जिसमें कहा गया है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, देखिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो ये जो है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन कबीर, जायसी, मीरा या रसखान। तो किसकी ये रचना है दोस्तों? ये है कबीरदास की। ठीक है, कबीरदास की रचना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं दोस्तों, उनमें कौन किनका नाम आता है? ऑप्शन है कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाना जाता है वह हैं सूरदास। कौन है? सूरदास इसके कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी। तो रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो किस भाषा में की गई है ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना किस में की गई है? अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? तो कवि भूषण जो हैं वो किस रस के कवि रहे हैं? ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो भूषण जो है किस रस के कवि रहे हैं इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है वीर रस। ठीक है, तो भूषण की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो किस में है? वीर रस से ओतप्रोत है, यानी कि वीर रस युक्त इन्होंने रचनाएं की हैं, तो इसलिए इनको वीर रस का कवि के तौर पे जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के आदि कवि के तौर पर किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान,
या सरहपा या स्वयंभू या पुष्यदंत। तो पुष्पदंत जो हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन हैं। हिंदी के आदि कवि के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है स्वयंभू। स्वयंभू को दोस्तों हिंदी का आदि कवि के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन है 4, 5, 7 या 8। तो रामचरितमानस जो लिखी गई है दोस्तों, इसमें जो टोटल कांड हैं वो कितने हैं? वो हैं 7। 7 कांड हैं दोस्तों रामचरितमानस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो कौन से एक व्यंग्य लेखक के तौर पे जाने जाते हैं? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र या राहुल सांकृत्यायन या हरिशंकर परसाई। तो व्यंग्य लेखक के तौर पे किनको जाना जाता है दोस्तों? ये हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई को दोस्तों क्या माना जाता है? इनको एक व्यंग्य लेखक के तौर पे जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 69 पे। आपका बंटी आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर जो है किसके द्वारा किया गया था? इस विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनना है इसमें। तो ये इसमें जो आपका बंटी जो रचना है, इसमें जो प्रधान समस्या को उजागर जो किया गया था वो किस प्रकार की समस्या थी? ऑप्शन है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो दोस्तों जो आपका बंटी नामक जो रचना है, इसमें कौन सी समस्या मुख्य तौर पे ली गई थी? तो वो ली गई है दोस्तों तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है दोस्तों, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? कादम्बिनी कादम्बिनी किसकी रचना है, ये अलग क्वेश्चन होता है। और कादम्बिनी के संपादक कौन है, ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो दोस्तों जो कादम्बिनी है, कादम्बिनी के जो संपादक रहे हैं वो कौन है? तो वह है दोस्तों राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी दोस्तों कादम्बिनी के संपादक रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस प्रकार के रस का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो इनको माना जाता है दोस्तों वीर रस के कवि के तौर पे इनको जाना जाता है। तो दिनकर की जो रचनाएं हैं दोस्तों वीर रस से ओतप्रोत हैं, इसलिए जो है इनको भी वीर रस का कवि के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपने आप को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और पहले अपने क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे दीजिएगा अपने हिसाब से, और उसके बाद सही उत्तर की ओर बढ़िएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला किस प्रकार के कवि हैं? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। तो दोस्तों जो निराला जी की जो रचनाएं हैं उनके आधार पर निराला जी को किस प्रकार का कवि माना जाता है? इनको एक क्रांतिकारी कवि के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो कौन सी ऐसे उपन्यास है जिसको जैनेन्द्र द्वारा रचना की गई है? ऑप्शन है पुनर्नवा या परख या सेवा सदन या एकदा नैमिषारण्य। तो दोस्तों इसमें से उपन्यास जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका परख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो परख जो रचना है दोस्तों, उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र द्वारा रचित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी गद्य का ही जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता के तौर पे किसे माना जाता है ये पूछा गया है। तो वह है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों हिंदी गद्य के जन्मदाता के तौर पे जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, या गोस्वामी विठलनाथ, या राजा शिव प्रसाद, या राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है दोस्तों, इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। इनके द्वारा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है 75 का, वो है डी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये प्रश्न भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो, ठीक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर पेपर देखे हों और हमारे क्लास के प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर देख लें, प्रीवियस पेपर भी हमने कराए हैं हिंदी के, तो उसमें आप ज़रूर देखिए कि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं कि किसने हिंदी अनुवाद किया था, किसने संपादन किया था, रचना किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन कम है। संपादक और अनुवाद किसने किया था, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है? थोड़ा गहराई से पूछा गया है। इसलिए आप ध्यान दें कि इस बार आपके 2 पेपर होने हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो काफ़ी डीप हिंदी इसमें आने वाली है, तो इसलिए आप थोड़ा स्टडी का लेवल हाई रखिएगा और टेस्ट के लिए आप ज़रूर इनको देखिएगा। और साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो व्याख्यान और एमसीक्यू टॉपिक वाइज चैप्टर जो आपके टॉपिक मिले हैं लेक्चरर के द्वितीय प्रश्न पत्र में, उस पर आधारित जो टॉपिक वाइज सिलेबस कराया जा रहा है वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है? और साथ ही प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। हमारी लगभग 50 तक के जो क्वेश्चन हो रखे हैं, यानी जो क्लासेस हो रखी हैं, उनमें प्रथम प्रश्न पत्र का ही सिलेबस हमने कवर किया है, ठीक है? बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी जो अनुवाद किया गया था, वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कौन सा काल है जिसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, या आधुनिक काल। तो किसको स्वर्ण काल के तौर पर जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सभी जानते ही हैं कि भक्ति काल को जो है हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। कि भक्ति काल में ऐसे ऐसे रचनाएं हुई हैं जिनको जो है श्रोताओं ने बहुत सराहा है, पाठकों ने बहुत सराहा है, और ये जो है एक हिसाब से मतलब भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले ऐसी रचनाएं रही हैं जिनके कारण इस काल को स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सूरदास के गुरु कौन थे? बहुत जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा कि सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास, या वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु कौन रहे हैं दोस्तों? तो ये रहे हैं वल्लभाचार्य, ठीक है? कौन रहे हैं सूरदास के गुरु? इनके गुरु रहे हैं वल्लभाचार्य, ठीक है? आई होप आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। और अगर आपके क्वेश्चनों में कमी हो रही है, आपके क्वेश्चन पूरा सही नहीं हो पा रहे हैं, या आप 40 से एबव नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपको प्रिपरेशन में थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो बार बार पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है? तो ये तो कॉमन पेपरों में पूछा जाता है, बट यहाँ पर क्या है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, या चंपू काव्य, ठीक है? चंपू काव्य भी होता है दोस्तों हिंदी के अंतर्गत। तो चंपू काव्य आप जरूर नोट कर लेंगे, चंपू काव्य, ठीक है? तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, ये इसमें बताना है। तो कामायनी दोस्तों एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? कौन से कवि की ऐसी रचनाएं हैं जो कम बातों में भी बहुत कुछ बातें कह जाती हैं? तो वो रचनाएं कौन सी हैं, किस कवि की हैं? ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद, या सूरदास। तो दोस्तों जो गागर में सागर भरने का काम किया गया है वो किया गया है बिहारी के द्वारा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए कह रहे हैं। ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, या मनोवैज्ञानिक समस्या। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजनीतिक समस्या। क्या होगी? राजनीतिक समस्या जो है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाली एक विकल्प है
जिसको राजनीतिक समस्या को इन्होंने उजागर इसमें किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वापसी वापसी किस विधा की में रचित है? तो वापसी जो है किस विधा में रचित है? ऑप्शन है आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रावृत्त। तो वापसी जो है एक विधा है दोस्तों, ये किस विधा में रचित है ये बताना है हमको। तो ये जो रचित है दोस्तों, ये एक कहानी के तौर पे रचित है। तो वापसी क्या है? एक कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 81 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? अब जो तोड़ती पत्थर ये रचना है दोस्तों, किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन है व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। जो तोड़ती पत्थर जो कविता है दोस्तों, ये किस प्रकार की कविता है? ये एक यथार्थवादी कविता है। किस प्रकार की है? यथार्थवादी कविता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 83, फणीश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु जो रचनाकार हैं दोस्तों, ये किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या उत्तरांचल। तो दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु किससे बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से हैं? तो ये हैं दोस्तों बिहार से। कहाँ से? बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति ने जो अपनी रचना की है पदावली, वो किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो दोस्तों आपने तो अपना आंसर लगा दिया होगा और उम्मीद है आपका आंसर बिल्कुल सही रहा होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 84 को आप जरूर अपने आंसर शीट में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर भेजेंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पदावली की भाषा क्या है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा कॉमन है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो हिंदी से, वो भी। ठीक है, तो पदावली किस भाषा में लिखी गई है? बहुत आसान सा प्रश्न भी होगा ये। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसको उग्र कहते हैं? तो किस कवि को, किस रचनाकार को उग्र की उपाधि मिली हुई है? ऑप्शन है रामेश्वर लाल दुबे या पांडे वेचन शर्मा या नरेश मेहता या अज्ञे। तो किसको उग्र की उपाधि मिली हुई है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, पांडे वेचन शर्मा इनको उग्र की उपाधि भी मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या तेज सिंह। तो बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि रहे हैं, ये पूछा गया है। तो ये हैं जय सिंह के दरबारी कवि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? तो शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या अलका सरावगी। तो शेष कादंबरी के जो रचनाकार हैं दोस्तों कौन हैं? वो हैं आपके अलका सरावगी। ठीक है, अलका सरावगी की रचना है शेष कादंबरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राही मासूम रजा या श्रीलाल शुक्ल या हरिशंकर परसाई या शरद जोशी। तो राग दरबारी जो रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार, इसके रचयिता कौन है, ये बताना है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका श्रीलाल शुक्ल। कौन है? राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? ये है श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूस की रात इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, शिवपूजन सहाय, निराला या प्रसाद। तो पूस की रात जो रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? वो हैं प्रेमचंद। किनकी रचना है ये? मुंशी प्रेमचंद की रचना है पूस की रात और एक कहानी के तौर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला है, ध्रुव स्वामिनी इस नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी एक तो नाटक है, पहली बात आपको याद होनी चाहिए। और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा या राम वृक्ष बेनीपुरी या जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पूस की रात जो सॉरी ध्रुव स्वामिनी जो रचना है दोस्तों, जो नाटक है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिर्भरता जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता नामक जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या अजीत कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना है आत्मनिर्भरता और ये एक निबंध के तौर पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन इस कविता के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन ये जो कविता है इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन है? वो इसके रचनाकार जो मेनली हैं वो कौन है? वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन इनके कवि है, कविता है और इसके रचनाकार जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप नोटिस कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक नामक जो कविता है दोस्तों इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा या निराला। तो भिक्षुक जो कविता है दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? वो है निराला। तो ये एक कविता के तौर पे है, इनके जो है रचनाकार हैं भिक्षुक के निराला हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भृंग संहिता के रचयिता कौन है? तो इसके सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सूरदास। ठीक है, भ्रमर गीत क्या है ये? भ्रमर गीत है ये दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लें। हमारा क्वेश्चन है भ्रमर भ्रमर गीत। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये जो है इसके रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत जो रचना है इसके रचयिता है सूरदास। ठीक है, अगला है दोस्तों ईदगाह। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह पहली बात तो एक कहानी है, इसको आप नोट कर लें कि एक कहानी के तौर पर है ईदगाह। और इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे प्रसाद या जैनेन्द्र। तो ईदगाह जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? वो है आपके मुंशी प्रेमचंद। किनकी रचना है ईदगाह? प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में थोड़ा विजिबिलिटी की दिक्कत है, यानी कि शब्द आपको स्पष्ट नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन आप सुन के उनको ज़रूर सुन तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जो 100 से आगे को जो क्लास आएगी, जो क्विज क्लास आएगी 50 क्वेश्चंस की, वो आपके नीट एंड क्लीन बिल्कुल आपको साफ सुथरी मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो वीर रस से ओतप्रोत ये रचनाएं हैं और इनके अधिकांश रचनाकार जो वीर रस से आधारित हैं और ये वीरता और साथ ही सैनिकों से संबंधित जो भी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान पर आधारित होगा। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है संदेश समक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या रसलीन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो संदेश समक जो रचना है दोस्तों ये किसकी है? ये है दोस्तों अब्दुल रहमान की। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, साकी के रचयिता कौन है? तो साकी जो रचना है किसकी है? ऑप्शन है रसखान की, सूरदास की, कबीरदास की या रहीम की। तो दोस्तों बेसिकली जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल आंसर सही इन्होंने कर लिया होगा। जो साकी जो रचना है दोस्तों किसकी है? वो कबीरदास की है। किसकी है दोस्तों? कबीरदास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ये किसकी रचना है? ऑप्शन है दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या सूरदास। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों किसकी रचना है? कबीरदास की। क्योंकि कबीरदास का जीवन परिचय आपने पढ़ा होगा कि कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में भी स्पष्ट किया है कि मैंने कभी जो है कागज न तो न छुआ है और ना ही उन्होंने कोई फॉर्मल पढ़ाई की है, लेकिन वो एक अच्छे खासे उनकी रचनाएं हैं, हिंदी काव्य के अंतर्गत उनकी रचनाएं
जो है काफ़ी अच्छी रही हैं। तो यही उन्होंने अपने रचनाओं के अंतर्गत भी अपने को स्पष्ट किया है कि मसी कागज़ छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ठीक है? तो इसका आंसर नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि कबीरदास इसके सही आंसर हो जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे और कितना आपका स्कोर हो पाया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बीच में छोड़ रखा है और उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप लगातार पूरी क्लास को वॉच करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आप क्लास को वॉच कर रहे हैं। तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों, हमारे लिए मोटिवेशनल रहेगा और नेक्स्ट क्लास आपके लिए और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से रहेगी, इसका हम आपसे वादा करते हैं। और साथ ही आपको लगातार इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे कुछ क्लासेस मिलती रहेंगी और साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके व्याख्यान और एमसीक्यू प्रश्न मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक जो अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अन्य भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी हो, आप प्रवक्ता की तैयारी से संबंधित, एलटी की तैयारी से संबंधित, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।